हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, जिसको बोला जाता है मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन, रेगुलेटरी कमीशन इसको बोला जाता है। मतलब MPPURC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? P से हो जाता है प्राइवेट, U से हो जाता है यूनिवर्सिटी, R से हो जाता है रेगुलेटरी और C से हो जाता है कमीशन। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। MPPURC या मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, ये जो टॉपिक है ये आपका यूनिट 9 का टॉपिक है। यूनिट 9 जो है आपके सिलेबस के पार्ट बी में, उसमें सारे ही आयोग को कवर किया गया है, जैसे कि मानव अधिकार आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, SC ST आयोग हो गए, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग हो गया, प्रवेश एवं निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए नियामक आयोग हो गया। जो इसके पहले जो निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश विनियामक आयोग है, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश आयोग, उसको मैं करवा चुकी हूँ। नहीं देखा है तो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका पार्ट 1 करके डाल दूंगी। ये मैं टॉपिक वाइज भी आपको लगातार करा रही हूँ। साथ ही में हमारे 2000 प्लस MCQ भी, PYQ के समथिंग ये चल रहे हैं आपके। जो कोर्स यूट्यूब पर निःशुल्क है ये पूरी तरह से। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी करा रही हूँ और मॉक टेस्ट भी करा रही हूँ। ये सारी चीज़ निःशुल्क है। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं तो एक भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मेरे हर एक वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें मिलेंगी, फालतू चीज़ें मैं पढ़ाती नहीं हूँ। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आपको मिलेंगे और एक टॉपिक आपको पूरा कवर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपका नंबर आपने मुझे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। 6260190944 ये मेरा नंबर है। हाय लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से आपको PDF प्राप्त होती रहेंगी। 2000 MCQ वाला PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। और एप्लीकेशन पे अगर आप हमारे कोर्स लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन हमारी GK विद आकांक्षा शर्मा के नाम से है। GK विद आकांक्षा के साथ शर्मा जरूर लगाइएगा। शर्मा नहीं लगाएंगे तो पुरानी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जिसमें कुछ नहीं है। ठीक है, GK विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कमेंट बॉक्स में भी मैंने उसको पिन कर दिया। वहाँ पर आपको मेरे बहुत सारे कोर्सेज असिस्टेंट रजिस्ट्रार के मिल जाएंगे, जो कि 199 से स्टार्ट होकर 1499 तक हैं। अलग अलग प्रकार के कोर्स हैं। पार्ट A के भी है, पार्ट B के भी है, दोनों पार्ट का भी है, कंप्लीट कोर्स भी है, MCQ अकेला भी है, नोट्स अकेला भी है। जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। और ये जो आयोग होता है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है निजी विश्वविद्यालय, तो ये आयोग जो होता है राज्य में जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं उनकी स्थापना, संचालन और शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है ना। भोपाल में ज्ञान वाटिका है, वाल्मी रोड पर, वहाँ पर ये स्थित है। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 2007 में। ये अधिनियम भी आपको करना है ना। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 2007 में। उसके तहत ये काम करता है। निजी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम क्या रहेंगे, शुल्क क्या रहेगी, उनके जो एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, शैक्षणिक मानक क्या रहेंगे, उनका ये रेगुलेशन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2007 में पारित हुआ था, याद रखना। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2007 में ये पारित हुआ था, याद रखना। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में आया था। और मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 2007 में आया था। 24 मई 2007 को ये इसको राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई थी। और 25 मई को ये गजट में प्रकाशित हो गया था। मतलब 25 मई से ये क्या हो गया था? 25 मई से ये लागू हो गया था। और 24 मई को इसको किसकी अनुमति प्राप्त हुई थी? राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई थी। उद्देश्य वही था कि जो स्वयं से वित्त पोषित ऐसे विश्वविद्यालय जो स्वयं ही अपना फंड किसी से लेते नहीं है, सरकार पर निर्भर नहीं रहते, स्वयं वित्त पोषित रहते हैं, उनके निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, उनके कामकाज को विनियमित करना, है ना। और इसके ही बाद मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय नियम बनाए गए थे 2008। इसमें कई बार संशोधन हो चुका है। 2010 में भी हो गया है, 11 में भी हो गया है,
13 में भी हो गया है, 15 में भी हो गया है, 19 में भी हुआ है और अभी हाल ही में 24 में भी हुआ है। इतने संशोधन इसमें हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? तो 24 मई 2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई थी। और प्रकाशित कब हो गया था, मतलब ये लागू कब हो गया था? तो प्रकाशित या लागू हो गया था ये 25 मई 2007 को ये लागू हो गया था। और राज्यपाल की अनुमति कब हुई थी? 24 मई 2007 को राज्यपाल की अनुमति हुई थी। अब क्वेश्चन ये है, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विनियामक आयोग के गठन का प्रावधान है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिनियम की किस धारा में, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की किस धारा के अंतर्गत विनियामक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो धारा 36 के अंतर्गत किया गया है ना। अधिनियम के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज की निगरानी करने और शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए जो बातें कही गई हैं वो किस में कही गई है? धारा 36 में की गई है। इस आयोग में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 तो अंशकालिक होते हैं और 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और कार्यकाल कितना रहता है इनका? 3 वर्ष कार्यकाल रहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की किस धारा में आयोग का गठन का प्रावधान है, विनियामक आयोग का? तो धारा 36 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आयोग में अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो आयोग में अध्यक्ष के अलावा 2 तो होते हैं पूर्णकालिक और 2 ही क्या होते हैं? अंशकालिक होते हैं। तो इन पूर्णकालिक सदस्यों को ही मेन माना जाता है, जिससे इनकी सदस्यों की संख्या 2 ही मानी जाती है। तो आयोग में अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं? तो आयोग में अध्यक्ष के अलावा 2 पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं। अगला है, निजी विश्वविद्यालय के विजिटर कुलाध्यक्ष सामान्यतः कौन होते हैं? निजी विश्वविद्यालय के विजिटर कौन होते हैं? देखो, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं जिन्हें केंद्र के तहत मान्यता प्राप्त होती है, जैसे अपना हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो गया, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हो गया, हमारा जो जनजाति विश्वविद्यालय है अमरकंटक में, इन दोनों के विजिटर की अगर पूछा जाएगा तो इनके विजिटर राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो विजिटर होते हैं वो धारा 14 के तहत कौन होते हैं? इनके जो विजिटर होते हैं वो धारा 14 के तहत कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ये विश्वविद्यालय के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह जो होता है उसकी अध्यक्षता भी करते हैं और कुलपति की नियुक्ति भी इनके ही द्वारा की जाती है। तो विजिटर क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अगला है, विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का विवरण अधिनियम की किस अनुसूची में किया गया है? विश्वविद्यालय में एक मुख्य परिसर होगा, ऐसा वर्णन किस सूची में दिया गया है? तो ऐसा वर्णन अधिनियम की पहली जो अनुसूची है, अनुक्रम संख्या पहला है, उसमें इसका दिया गया है। अनुसूची 1 मतलब कॉलम 1 होता है, इसमें इसका मुख्य परिसर का विवरण दिया गया है और इसके जो बात की गई है वो धारा 9 में की गई है। इसमें ये बोला गया है कि जब किसी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है तो उसका विवरण उस अनुसूची में जोड़ा जाता है। इसमें मतलब कहाँ तक क्षेत्र होगा, कहाँ पर उनका परिसर होगा, ये सब बातें जो है दी हुई होती हैं। तो ये इसका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 1 में किया गया है। अगला है, MPURC का फुल फॉर्म अभी अपन ने पढ़ा था मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन। MPURC का मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि कहीं पे आप लोग कमीशन की जगह काउंसिल ना कर दो, रेगुलेटरी की जगह रजिस्ट्रेशन ना कर दो, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। अगला है, आयोग के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो राज्य सरकार द्वारा चुना जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? राज्य सरकार द्वारा वो चुना जाता है।
अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, राज्य सरकार क्या करती है, एक चयन समिति बनाती है, सिलेक्शन कमेटी जिसको हम बोलते हैं। एक चयन समिति बनाती है। चयन समिति कौन बनाती है, राज्य सरकार बनाती है ना। इसमें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश और नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष हैं खेम सिंह डहेरिया। कौन है इसके अध्यक्ष वर्तमान में, खेम सिंह डहेरिया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, खेम सिंह डहेरिया इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखो यहाँ पर अध्यक्ष के साथ ही पूछ रहे हैं, तो अध्यक्ष के साथ अगर पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 वर्ष और 65 वर्ष। कितना हो जाएगा, 3 वर्ष और 65 वर्ष। लेकिन एक चीज़ याद रखो, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, अध्यक्ष के लिए जो काल होता है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है, और सदस्य के लिए क्या होता है, 65 वर्ष हो जाता है। 70 की जगह सदस्य जो होते हैं 65 वर्ष तक रह सकते हैं, और अध्यक्ष कितने वर्ष तक रह सकता है, 70 वर्ष तक रह सकता है। अगला है, आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति देना, शैक्षणिक मानकों और शुल्कों का नियमन करना, परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करना। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे, ये सभी आयोग का मुख्य कार्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप जो ये MCQ देख रहे हैं, अगर आप हमारे पूरा फुल कोर्स नहीं ले सकते तो आप हमारा MCQ क्वीन कोर्स भी ले सकते हैं 199 रुपये में, जिसमें आपको हर टॉपिक के MCQ मिलेंगे। यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के जितने टॉपिक हैं, हर टॉपिक के MCQ आपको मिलेंगे, और पढ़ना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ऑप्शन के नीचे यहाँ पे जस्ट नीचे उसका आंसर दिया हुआ है। तो चलते फिरते घूमते फिरते आप उसकी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं रहेगा कि आंसर नीचे कहीं लिखा है तो ढूंढने में प्रॉब्लम हो, गूगल से करने में प्रॉब्लम हो। जस्ट नीचे देखो, मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये नीचे आंसर लिखा हुआ है, उसी PDF से ही जो आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे, उसी PDF से ही मैं ये आपको करवा रही हूँ। तो आप हमारा MCQ कोर्स ले सकते हैं। बाकी हमारे फुल कोर्सेज भी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के हैं, और हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग तरीके से बने हुए हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बने हुए हैं, साथ में बहुत बोल्ड लेटर में बना हुआ है। एक बार मैं बता देती हूँ आपको हमारे नोट्स का रिव्यू। देखो फ्रेंड्स, आपको कहीं भी नोट्स मिलेंगे, बुक में मिलेंगे, हर जगह के नोट्स बेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे नोट्स की खासियत ये है कि हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स को प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी किसी भी पेपर का नोट्स हो, जैसे कि ये सपोज़ कीजिए आपका ये सूचना का अधिकार अधिनियम है, हर अधिनियम को, जितना असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस छोटा है, बट हर अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 10 से ज़्यादा अधिनियम है, और आपको सारे अधिनियम की धाराएं याद करना है। अगर आप हमारा सुपर 100 बैच या टारगेट बैच लेते हैं, जो कि सुपर 100 बैच में पार्ट A और पार्ट B दोनों आपको मिलेगा, और टारगेट बैच में ओनली पार्ट B की क्लास आपको मिलेगी, और नोट्स मिलेंगे और MCQ मिलेंगे। नोट्स MCQ सारों में रहेंगे। तो ये आपको ये धाराएं जो है वो ट्रिक से याद करवाई जाएंगी, मतलब याद करने का झंझट ही खत्म है। और नोट्स देखिए आप कैसे है, जैसे कि कोई भी सूचना का अधिकार अधिनियम है, पारित कब हुआ, संसद में कब आया, इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, ये लागू कब हुआ, इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये सारे फैक्ट हमारे सारे अधिनियमों में मिलेंगे, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में। इसमें सूचना की अवधि कितनी है ना, 30 दिनों के भीतर होती है। इसके अलावा जीवन से जुड़ी हुई हो तो 48 घंटों के अंदर होती है ना। कौन किसने सबसे पहले अपनाया, इसमें कितने अध्याय, कितनी धारा। इसके अलावा हर अध्याय की हर एक धारा को डिटेल में पढ़ाया गया है। जैसे कि अध्याय 1 है, इसमें धारा 1, 2 शामिल है। इसमें देखो इसकी पूरी परिभाषाएं, जितनी भी परिभाषाएं रहेंगी सारी परिभाषाओं को बताए। जैसे कि अध्याय 2 है, इसमें 9 धाराएं हैं, धारा 3 से 11 है। इसमें सूचना का अधिकार होगा। धारा 4 में लोक प्राधिकारियों की बाध्यता होगी। ये सारा चीज़ बताई गई है। इस प्रकार से लोक प्राधिकारियों की बाध्यता क्या क्या है, लोक प्राधिकारियों की बाध्यता, हर एक धारा, अगर आप हर एक धारा को डिटेल में पढ़ लेते हैं, मतलब आपने वो टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिया है, क्योंकि उस अधिनियम की धाराओं में ही सारी बात की गई है। इसके अलावा जो इसमें संशोधन किया गया है, देखो वो भी इसमें बताया गया, 2023 का संशोधन है, और ये जो है 2019 का संशोधन है। ये 2019 में क्या क्या संशोधन इसमें किया गया है, फिर 2023 में क्या संशोधन किया, इस प्रकार से नोट। ये हो गया सूचना का अधिकार अधिनियम।
और ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम। देखो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की अनुमति कब मिली, मध्य प्रदेश की अनुमति कब मिली, इसका 1973 का जब है तो कौन सा क्रमांक है, भारतीय गणराज्य के किस में प्रकाशित हुआ, अध्याय 1 में कौन कौन सी धाराएं हैं, तो धारा 1 से 4 है, धारा 1 में क्या कहा गया है और अगर धारा 2 में क्या कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा धारा 3 में क्या कहा गया है, धारा 3 में ये प्रथम कुलपति की नियुक्ति के बारे में, और ये अस्थायी जो उपबंध होते हैं क्या होते हैं कि जैसे कि टेम्पररी चीज़ों को कर लेना, जब पहली बार यूनिवर्सिटी बनती है तो टेम्पररी, जब तक परमानेंट कोई चीज़ नहीं हो जाता तो टेम्पररी गठन कर लेना, वो धारा 3 है। इसके अलावा धारा 4 में क्या दिया गया है, परिभाषाएं, ये धारा 3 ही चल रही थी। धारा 4 में कम से कम 26 परिभाषाएं हैं, सारी परिभाषाओं को बताया गया है। ये देखिए सारी परिभाषाएं इसमें आपको मिलेंगी, ये देखिए सारी परिभाषाएं बहुत डिटेल में, ये यही PDF आपको मिलने वाला है। सुपर 100 बैच में आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और घर पे बैठ के आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई भी फैक्ट बाहर नहीं जाएगा, करंट से अपडेट रहेगा और सबसे मेन चीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। जो टॉपिक आप रोज़ पढ़ोगे उन टॉपिक की प्रैक्टिस कराई जाएगी रोज़ टेलीग्राम पर, और रात को उनका टेस्ट भी होगा संडे के दिन। जैसे ही आप हमारा कोई भी कोर्स परचेस करते हैं, चाहे वो 199 वाला हो, चाहे 799 वाला हो, चाहे 499 वाला हो, चाहे 1499 वाले हो, हमारे हर कोर्स के साथ आपको टेलीग्राम प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, जिसमें रोज़ाना टेलीग्राम पर आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। और संडे को रात को, जब संडे को क्या होता है, रात को 9 बजे संडे को जो भी आपने मंडे से फ्राइडे पढ़ा हो उसका टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या विनियामक आयोग के पास विश्वविद्यालयों पर जुर्माना लगाने की शक्ति है? हाँ, यदि कोई जो विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय है, स्टैंडर्ड का उल्लंघन करता है, मानकों का उल्लंघन करता है, तो उस पर क्या है, जुर्माना लगाने की शक्ति है। अधिकतम 10 लाख का जुर्माना लगा सकता है। कितना, अधिकतम कितने लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है? अधिकतम 10 लाख का जुर्माना इसमें लगा सकते हैं। अगला है, निजी विश्वविद्यालय के जो अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस होता है, इनको कौन मंजूरी देता है? निजी विश्वविद्यालय के अध्यादेश को मंजूरी कौन देता है? तो विनियामक आयोग देता है। जो अपन जिस आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं वही देता है। तो निजी विश्वविद्यालय के जो अध्यादेश होते हैं या जो ऑर्डिनेंस होता है उनको मंजूरी कौन देता है? तो निजी विश्वविद्यालय के जो अध्यादेश होते हैं उनको मंजूरी देता है विनियामक आयोग। कौन देता है? विनियामक आयोग जो होता है निजी विश्वविद्यालय के अध्यादेश को मंजूरी देता है। अगला क्वेश्चन है, निजी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया की निगरानी कौन करता है? यही करता है विनियामक आयोग। कुलपति की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है, और इसकी निगरानी कौन करता है? इसकी जो निगरानी करता है वो विनियामक आयोग करता है। निजी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की निगरानी कौन करता है? विनियामक आयोग करता है। अगला है, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में कितने संशोधन हो चुके हैं? बहुत हो चुके हैं। 2013, 2019, 2022, 2024 में भी हो चुका है, बहुत संशोधन हो चुके हैं। अगला है, जो विनियामक आयोग का खर्चा अगर होता है उसके लिए फंड कहाँ से आता है, धन कहाँ से आता है? तो राज्य सरकार के अनुदान और विश्वविद्यालयों से प्राप्त शुल्क से, मतलब कॉलेजेस को जो फीस प्राप्त होती है वहाँ से आ जाता है, और राज्य सरकार को जो अनुदान मिलता है वहाँ से आ जाता है। तो राज्य सरकार के अनुदान और विश्वविद्यालयों से प्राप्त शुल्क से आयोग के खर्चे के लिए धन आता है। अगला है, किसी निजी विश्वविद्यालय को बंद करने की सिफारिश कौन कर सकता है? किसी निजी विश्वविद्यालय को यदि बंद करना है तो उसकी क्योंकि अगर उसने मानकों का उल्लंघन किया है तो उसकी सिफारिश कौन कर सकता है? तो निजी विश्वविद्यालयों के किसी भी निजी विश्वविद्यालयों को बंद करने की सिफारिश कौन करता है? विनियामक आयोग करता है। कौन करता है? विनियामक आयोग करता है। और विनियामक आयोग ये सिफारिश किसको करता है? तो विनियामक आयोग ये सिफारिश राज्य सरकार को करता है। अगला है, निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन किसके पास जमा किए जाते हैं? मतलब जैसे आवेदन जमा, आपको किसी व्यक्ति को निजी विश्वविद्यालय ओपन करना है तो वो उसको आवेदन करना है तो वो कहाँ पे करेगा? तो राज्य सरकार के पास जाके करेगा। किसके पास करेगा? राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विभाग होता है उस पर करेगा, मतलब मेन उच्च शिक्षा विभाग में करेगा। उच्च शिक्षा विभाग राज्य सरकार का करेगा, इसलिए अगर उच्च शिक्षा विभाग नहीं आए तो या तो राज्य सरकार आएगा या क्या आ जाएगा? उच्च शिक्षा विभाग आ जाएगा। तो यहाँ पर करता है। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम की किस धारा के तहत आयोग को दीवानी न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त है?
किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, किसी से भी दस्तावेज मंगा सकता है। तो अधिनियम की किस धारा के तहत आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? तो धारा 36(9), धारा का 36 का भाग 9 के तहत आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अधिनियम की किस धारा में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? धारा 36 के भाग 9 के तहत आयोग को क्या है? दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी विश्वविद्यालय को डिग्री प्रदान करने की शक्ति किस धारा के तहत आती है? मतलब कोई भी निजी विश्वविद्यालय है वो किसी भी छात्र को कोई डिग्री प्रदान करेगा, तो किसी भी छात्र को डिग्री किस धारा के तहत प्रदान करेगा? देखो, डिग्री का पूरा काम जो होता है यूजीसी पे डिपेंड रहता है, तो वो यूजीसी के ही अनुसार क्या करता है? डिग्री प्रदान करता है। तो यूजीसी अधिनियम की किस धारा के तहत वो डिग्री प्रदान करता है? तो यूजीसी अधिनियम की धारा 22, इसके अंतर्गत यूजीसी अधिनियम की धारा 22, अधिनियम 2007 कहता है कि निजी विश्वविद्यालय जो डिग्री प्रदान करेगा वो यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रदान करेगा। किसके तहत? यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहत वो प्रदान करेगा। अगला है, आयोग की शक्ति का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आयोग की शक्ति का उपयोग आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में खेम सिंह रहेरिया है, वो करेंगे। तो आयोग की शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आयोग की शक्ति का उपयोग अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आयोग की शक्ति का उपयोग किसके द्वारा करते हैं? अध्यक्ष के द्वारा आयोग की शक्ति का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयोग की बैठक के लिए कोरम कितना आवश्यक होता है? आयोग की बैठक होनी है, उसके लिए गण पूर्ति मतलब कोरम। आयोग की बैठक के लिए कोरम कितना आवश्यक है? आयोग की बैठक के लिए कोरम जो है वो कितना आवश्यक होता है ना? तो कितना आवश्यक होता है? तो अध्यक्ष होना चाहिए और अध्यक्ष के साथ कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए। ये आयोग की बैठक के लिए कोरम के लिए अनिवार्य होता है कि एक अध्यक्ष होना चाहिए और कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? कम से कम 2 सदस्य इसके तहत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्थायी निधि की न्यूनतम राशि कितनी होना चाहिए? हर कॉलेज के पास एक स्थायी निधि होना चाहिए, तो ये स्थायी निधि की न्यूनतम राशि कितनी होना चाहिए? 5 करोड़ रुपए होना चाहिए, और ये अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग भी हो सकती है। मोस्टली स्थायी निधि की न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए? तो 5 करोड़ रुपए तक इसकी राशि होना चाहिए, और विभिन्न श्रेणियों के लिए कैसी हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निजी विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या फीस आई है, क्या उसने बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम किया है, उसकी संरचना क्या है, इन सब का जो रिपोर्ट होता है, इन सब की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसे प्रस्तुत की जाती है? तो इन सब की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको दी जाती है? विनियामक आयोग और राज्य सरकार को दी जाती है। निजी विश्वविद्यालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको दी जाती है? तो निजी विश्वविद्यालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो विनियामक आयोग और राज्य सरकार को दी जाती है। किसको? विनियामक आयोग और राज्य सरकार को दी जाती है। अगला है, यदि कोई निजी विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करता है तो आयोग अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकता है? तो आयोग अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। अपन जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें अपन मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के मैंने करीब 150 MCQ बनाए हैं, और 150 के 150 MCQ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। अगर आपने ये MCQ कर लिए तो कुछ बाहर नहीं जाना है ना। और ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी कोर्सेज में मिल जाएंगे। हमारे अगर देखो मेरे जो कोर्सेज हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सुपर 100 बैच है 1499। इस 1499 के मुश्किल से 2-3 लोग बचे होंगे जिसको 1499 मिलेगा, क्योंकि हमारे टेलीग्राम पर ऑलरेडी 100 लोग हो चुके हैं, और ये सुपर 100 लोगों के लिए बनाया गया था। मैंने बताया था कि उसके बाद इसका जो चार्ज है वो 1999 हो जाएगा। तो इसके 100 लोग हो चुके हैं, 2 या 3 लोग और बचे हैं शायद से, तो उसके बाद ये इसका चार्ज ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन पे 1999 हो जाएगा। इसमें क्या मिलने वाला है? इसमें पार्ट ए मिलने वाला है और पार्ट बी मिलने वाला है। आरंभ के 100 लोगों को ही ये ऑफर था, है ना। और इसकी क्लासेस आरंभ हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, हर टॉपिक के विस्तृत नोट्स मिलेंगे इजी लैंग्वेज में, हर टॉपिक के MCQ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको इसी में मिलेगी, अलग से कुछ नहीं लेना है आपको, नोट्स प्रिंटेबल रहेंगे,
पार्ट ए का पूरा पार्ट जो रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईसीटी, पर्यावरण, जो अधिनियम है, ये सारे आपको ट्रिक से याद करवाए जाएंगे। वो सारे वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ। पीवाईक्यू जो 3 असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर हो चुके हैं, उसके 3 जो पीवाईक्यू पेपर हैं वो भी आपको यहीं पर सॉल्व किए हुए मिलेंगे। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर। तो इसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों मिलेगा, दोनों के नोट्स, दोनों के एमसीक्यू, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, क्लासेस सब कुछ मिलेंगी। इसके अलावा ये दूसरा बैच हमारा टारगेट बैच, जैसे कि सुपर 100 में 100 लोगों के लिए है और उसका चार्ज है 1499। ये जो इसका चार्ज है ये ओनली पार्ट बी का है, इसमें पार्ट ए नहीं है, इसमें पार्ट ए नहीं है, इसलिए इसका चार्ज कम है, पूरा आधा ही है। 799 इसका चार्ज है। इसमें पार्ट बी के नोट्स, एमसीक्यू, पार्ट बी की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम प्रैक्टिस जो उस सुपर 100 में मिलने वाला था वो सब इसमें मिलेगा, बट इसमें पार्ट ए नहीं मिलेगा। और सुपर 100 में प्रैक्टिस भी है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा ये जो हमारा कोर्स है 499 वाला टॉपिक वाइज, इसमें नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू मिलेंगे और इसका चार्ज जो है वो 499 रुपये है। इसमें क्या है, क्लासेस नहीं मिलेंगी, इसमें हर टॉपिक के नोट्स मिलेंगे और हर टॉपिक के एमसीक्यू आपको मिलेंगे, है ना। और एमसीक्यू बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, नोट्स आपको बता ही चुकी हूँ कैसा है। ये हमारा एमपीपीएससी के पीवाईक्यू का एक प्रैक्टिस सेट है 1000 प्लस एमसीक्यू का। इसमें करीब 50 से अधिक पेपर को सॉल्व किया गया है विथ आंसर, जिससे आपको पढ़ सकें, रिवीजन कर सकें। इन सारे एग्ज़ाम जो लिखे हुए हैं, इन सारे एग्ज़ाम के आपको इसमें पेपर मिल जाएंगे जो अभी पिछले 10 सालों में हुए हैं। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हमारा एमसीक्यू कोर्स है, इसका चार्ज 199 है। उच्च शिक्षा प्रशासन मतलब पार्ट बी के इसमें एमसीक्यू मिलेंगे। तो अगर केवल आपको एमसीक्यू लेना है तो आप हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट भी ले सकते हैं, है ना। और केवल अगर आपको पार्ट ए लेना है तो पार्ट ए भी ले सकते हो, जैसे कि पार्ट बी आपने कहीं और से ले लिया हो, एमपी पढ़ना हो आपको, तो आप पार्ट ए भी ले सकते हैं। ये कुछ ई बुक हैं जो आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएंगी, आप एक बार ये एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का मैंने अलग ही फोल्डर बनाया, उसमें ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। तो आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनको पद से हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार भी पद से कब हटा सकती है, राज्य सरकार भी पद से तब हटा सकती है जब वो पूरी जांच कर लेती है। तो जांच के उपरांत ही उसको वो क्या कर सकती है, पद से हटा सकती है। अगला है, विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम को मंजूरी कौन देता है। देखो, विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम जो बनाते हैं वो राज्य सरकार बनाते हैं, तो मंजूरी भी किसकी होगी, राज्य सरकार की ही होगी। प्रथम परिनियम जो होते हैं, प्रथम नियम होते हैं। प्रथम नियम से मतलब होता है जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी बन गई है, अब नियम बनाने के लिए चयन समिति बनती है, अलग अलग बनती है। अब जब तक कोई नहीं बना रहा है, चयन समिति में समय लग रहा है, तो टेम्पररी जो प्रथम परिनियम बना दिए जाते हैं, तो किसके द्वारा बनते हैं, राज्य सरकार द्वारा बनते हैं। विनियामक आयोग में कुल कितने पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं। तो विनियामक आयोग में 2 पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं, अध्यक्ष को छोड़कर। अधिनियम के अनुसार आयोग में अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं। तो अंशकालिक सदस्य भी कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। पूर्णकालिक भी 2 और अंशकालिक भी 2। जैसे कि एक अध्यक्ष होता है, इसकी संरचना बता रही हूँ आयोग की, है ना, इसकी संरचना बता रही हूँ। ये जो आयोग है इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, 2 जो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 जो होते हैं वो अंशकालिक सदस्य होते हैं और एक इसका सदस्य सचिव होता है ना। ये इसकी संरचना होती है जिसको मिलकर इसमें काम करती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, तो इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल हमारे हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। इसके अलावा जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति है वो अगर यहाँ पे राज्य सरकार होता ऑप्शन में, तो राज्य सरकार द्वारा भी होती है इनकी नियुक्ति। राज्य सरकार एक चयन समिति का गठन करती है जिसकी अनुशंसा के आधार पर ही ये नियुक्तियाँ हो जाती है। चयन समिति जो होती है उसमें मुख्य सचिव होता है, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव होते हैं, जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन राज्य सरकार होता तो इसका आंसर राज्य सरकार ही आता। अगला क्वेश्चन है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ही तय करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का आयोग है तो उसकी सैलरी भी कौन डिसाइड करेगा? मध्य प्रदेश ही डिसाइड करेगा। तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? मध्य प्रदेश राज्य सरकार निर्धारित करेगी। आयोग के सचिव का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है? आयोग के सचिव का जो सेक्रेटरी होता है आयोग का, उसका उत्तरदायित्व होता है आयोग के जो अभिलेख होते हैं उनको सुरक्षित रखना, बैठक का आयोजन करना, बैठक को बुलाना, एजेंडा तैयार करना, है ना। इसके अलावा ये आयोग का मुख्य सीईओ होता है। सचिव क्या होता है? सचिव को हम आयोग का सीईओ बोलते हैं, जो आयोग से संबंधित सारे कार्यों को करता है। ठीक है, तो आयोग में सचिव का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होगा? आयोग के अभिलेखों को सुरक्षित रखना और बैठकों का आयोजन करना हो जाएगा। अगला है आयोग के जो सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो उस चयन समिति का अध्यक्ष उसका मुख्य सचिव होता है। आयोग के सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। जब आयोग का सदस्य का चयन करते हैं, अध्यक्ष का नहीं करते हैं, चयन कर सॉरी ये गलत हो गया है। आयोग के सदस्यों के चयन के लिए जो चयन समिति होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। राज्य का जो शिक्षा मंत्री होगा ना, वो इसका अध्यक्ष होगा। कौन होगा? राज्य का शिक्षा मंत्री। राज्य का जो शिक्षा मंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, राज्य का शिक्षा मंत्री उसका अध्यक्ष होगा, है ना। और सदस्य राज्य का मुख्य सचिव होगा और एक राज्य का उच्च शिक्षा सचिव होगा। अध्यक्षता कौन करेंगे? उच्च शिक्षा मंत्री करेंगे। इसको सही कर लीजिएगा कि आयोग के सदस्यों के चयन के लिए जो चयन समिति बनेगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो उसका अध्यक्ष होगा राज्य का शिक्षा मंत्री। राज्य का जो शिक्षा मंत्री होगा वो उसका क्या रहेगा? वही उसका अध्यक्ष रहेगा। राज्य का कौन? शिक्षा मंत्री जो रहेगा वो उसका अध्यक्ष रहेगा। पूर्णकालिक सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? पूर्णकालिक सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष रहेगा, जबकि अंशकालिक जो सदस्य रहेंगे उनका 2 वर्ष या 65 वर्ष रहेगा। अंशकालिक सदस्यों का 2 वर्ष या 62 वर्ष अंशकाल का रहेगा और पूर्णकाल का क्या रहेगा? जो पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे उनका 3 वर्ष या 65 वर्ष रहेगा। अगला है मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं खेम सिंह डहेरिया। खेम सिंह डहेरिया वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और टॉपिक के MCQ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टॉपिक वाइज। और जो मैं बेस्ट क्वेश्चन 2000 करा रही हूँ उनको एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सारे ही वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।